हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो आपके बिहार स्टेट में 50 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है आर्ट्स ऑफ टीचिंग को, क्योंकि आप इसमें आसानी से 50 में 38 से 40 नंबर ला सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस से। अगर आप टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं 2023 से लेकर 2020 तक, तो आप आसानी से 50 में 38 से 40 नंबर ला सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल में आपका सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो हमने अभी तक टोटल 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो 2023 से। आप देखोगे कि हर बार आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन रिपीट मोड में आपको देख सकते हो। तो आज जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो रहेगा 9/9/2020 का सेकंड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पेपर क्लियर करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको 151 में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम को लेकर आपको डाउट हो, एग्ज़ाम लेकर आपको डर लग रहा हो, कैसे आपको तैयारी करना हो, कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हर बार आपके एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपको पता है पेडागोजी। पेडागोजी आप बीएड में आपने पढ़ा होगा, सीटेट में पढ़ा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है एम्स, एवोल्यूशन, विषय वस्तु, या ऑप्शन डी है शिक्षण विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, टीचिंग मेथड से आपका पेडागोजी रिलेट करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगर आप पहली बार स्टेट का पेपर दे रहे हो, कुछ भी आपको आइडिया नहीं है, तो आप हर एक पॉइंट को लाइन टू लाइन पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर टिक आउट मत करना। हर एक, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़कर अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हो, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, तब जाकर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो सकता है। और जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका पेपर का जो डेट है कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसलिए फालतू का टाइम बिल्कुल आप वेस्ट करने का आपके पास समय नहीं बचा है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी प्रतिभाशाली बालकों में डैश होता है? पहला ऑप्शन है सचेतता निम्न कोटि की होती है, बिल्कुल गलत है। एकाग्रता होती है, तो आपने देखा होगा किसी भी टैलेंटेड चिल्ड्रन जो होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके अंदर कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन बी को अभी तक ऑप्शन को राइट मानेंगे। ऑप्शन सी है शब्द कौशल विकास नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंटेड बच्चे के अंदर वोकैब्युलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। सामान्य ज्ञान काफ़ी कमज़ोर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन, उनकी जो जनरल नॉलेज होती है वो काफ़ी अच्छा होता है। वर्ड मीनिंग काफ़ी उनकी पावर होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? इनसाइट थ्योरी, आपने सीटेट और बीएड में पढ़ा होगा इनसाइट थ्योरी, जिसके प्रतिपादक आपके गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, जिसे आप थॉर्नडाइक को मानते हो, ठीक है? यहाँ पर गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट लिखी है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल प्रतिपादन है वो थॉर्नडाइक है, जिन्होंने इनसाइट थ्योरी का सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। जीन पियाजे ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखना संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो सोशल कल्चर का सिद्धांत दिया था, जिसे आप हिंदी में सामाजिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। पावलोव ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो पावलोव ने क्लासिकल सिद्धांत, ठीक है? थ्योरी क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत दिया था, इसे भी आप याद रखिएगा। ये क्योंकि सवाल बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, 1911 में आपको सूज का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी दिया गया था, ठीक है? कहीं-कहीं पे आपको मैक्स वर्दिमर और थॉर्नडाइक भी आपको देखने को मिलेगा। इन इन दोनों ने साथ में मिलकर गेस्टाल्ट सिद्धांत के जन्मदाता भी माने जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 है,
निम्न में कौन-सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? आपको बताना है कि लर्निंग स्टाइल का कौन-सा एक एग्ज़ाम्पल है? पहला ऑप्शन है चाक्षुष, ऑप्शन बी है संग्रहण, ऑप्शन सी है तथ्यात्मक या ऑप्शन डी है टेक्सचुअल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा विज़ुअल। आपने देखा होगा जो आपको आजकल हर स्कूल में एक स्मार्ट टीवी जो है एक प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिससे बच्चे उसमें कार्टून या फिर कुछ लर्निंग मटेरियल सीख सकते हैं, जिसे विजुअलाइज़ कहते हैं। ठीक है? तो जो आपका विज़ुअल वर्ड है, वो एक लर्निंग स्टाइल का एक एग्ज़ाम्पल माना जाता है। ठीक है? इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये निम्न में किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है? आपने देखा होगा आजकल जो पहले हम अंक कंसीडर करते थे कि आपका 500 में से कितना नंबर आया हुआ है। अभी भी सेम आपका भी 500 में से कुछ नंबर मतलब आता है, लेकिन अभी हम नंबर ना बताकर अपना ग्रेड बताते हैं कि हमने फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, ठीक है? अभी हम ग्रेड में बात करते हैं। तो ये ग्रेड जो आपका वर्ड है, वो कैसे प्रश्नों से संबंधित है, आपको ये बताना है। क्या वो डाइवर्जेंट से रिलेट करता है या विश्लेषण से, ओपन एंडेड या ऑप्शन डी है प्रॉब्लम सॉल्विंग से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है? तो याद रखिएगा कोई भी चीज़ को 10 भागों में या बहुत सारे भागों में तोड़ देना विश्लेषण कहलाता है, ठीक है? और संश्लेषण क्या कहलाता है कि 20 भागों को एक भाग में जोड़ देना संश्लेषण कहलाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है कि एक से बहुत सारे रास्तों में जाना, ठीक है? उसी के अलग-अलग नाम हैं। ओपन एंडेड मतलब एक क्वेश्चन का आंसर अलग-अलग तरीके से देना ओपन एंडेड बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक क्वेश्चन को बहुत तरह से सॉल्व करना, ये सब डाइवर्जेंट, ओपन एंडेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ही चीज़ है लेकिन उसको अलग-अलग नाम भी हम दे सकते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? तो आपको पता होना चाहिए कि सीखने की गति किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है आद्यता की रुचि पर, मतलब जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट किस पे है? तो बिल्कुल बच्चे का इंटरेस्ट तो इम्पोर्टेंट रखता ही है। ऑप्शन बी है आद्यता द्वारा विषय की जिज्ञासा, मतलब जो बच्चा है उसमें कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो भी आपके लिए मैटर करता है। ऑप्शन सी है लर्नर का मोटिवेशन, मतलब जो विद्यार्थी है उसका मोटिवेशन भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को ना भूलें, इसके लिए आप क्या करोगे? मतलब जो मैं अभी आपको अभी जो आर्ट्स ऑफ टीचिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, कभी आप ना भूलो। तो इसके लिए मुझे क्या बेटर करना चाहिए जिससे आप कभी ना भूलो? तो मेरी कोशिश होती है कि जो मैं आपको समझाने जाऊँ, जो मैं आपको आंसर बताऊँ, सिर्फ़ आंसर ना बताऊँ, उसके पीछे का जो तर्क है, उसका जो रीज़न है आंसर का, मैं वो उसका वजह भी बताऊँ, जिससे आप रिलेट कर पाओ अपने लाइफ़ से और हमेशा क्वेश्चन को आंसर याद कर पाओ। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें सबसे बेटर ऑप्शन किसे आप कंसीडर करोगे। उसके लिए आप गृह कार्य दोगे, पुरानी जानकारी दोहराएँगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग करेंगे या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल ऑल ऑफ दिस आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चा अगर अपने आप गृह कार्य देते हो तो बच्चा फिर से उसे रिकॉल करता है। पुरानी जानकारी को दोहराएँगे, जो अगर हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया है, अगर हम थर्ड चैप्टर चालू करने जा रहे हैं तो सेकंड चैप्टर का एक रिकॉल, एक शॉर्ट मेमोरी को हम जल्दी फास्ट रैपिड में उस स्टोरी को सुना सकते हैं। नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग करेंगे। ये सारे ऑप्शन आपका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन डी है, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि? अगर आपको लगता है कि मुझे डिफाइन नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ आंसर बताते चलूँ, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि सिर्फ़ आंसर मुझे चाहिए। आंसर आप बताते चलो, ऐसे जल्दी हो जाएगा, तो मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा डिटेल में बताने से आपका कांसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाता है, अगर जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं। क्योंकि आपको देख के लगेगा क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मैं तो बना लूँगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, क्योंकि मैंने 2 बार खुद स्टेट क्वालीफाई करा हुआ है और मैंने 2 बार फेस किया हुआ है कि कैसा सिचुएशन होता है एग्ज़ाम में। इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से कांसेप्ट क्लियर करते चलूँ, जिससे आपका बेसिक नॉलेज भी क्लियर हो चले। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बच्चे करके आपसे समझते हैं। मतलब
बच्चे अगर कोई भी चीज़ करके सीखते हैं तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ जाती है और उनको काफ़ी टाइम तक उन्हें याद भी रहता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसे छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑप्शन बी है पूछताछ आधारित शिक्षा या ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक की क्या आवश्यकता है? बच्चों को डाँटना तो बिल्कुल भी बच्चों को आप डाँट नहीं सकते हो। बच्चों को नियंत्रित करना तो बच्चे को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बच्चों की तुलना दूसरों से करना सबसे गंदा हैबिट है, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आपके बच्चे हो, किसी की भी तुलना किसी और से नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी मोटिवेट द चाइल्ड, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनके कामों को तारीफ़ करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे मोटिवेट होकर अपने काम को और ज़्यादा बेटर से करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। फटकार लगाना आपके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि किसी बच्चे को आप फटकार नहीं लगा सकते, उन्हें आप मार नहीं सकते हो। तो एनसीएफ 2005 के अगेंस्ट आपके अगेंस्ट केस भी हो सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जाता है? क्लासरूम में, स्कूल में, सोसाइटी में या ऑप्शन डी है आपके घर पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफेक्टिव शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेष ज्ञान होना चाहिए, जिसमें क्या शामिल होगा? पहला ऑप्शन है विषय पर पकड़, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो तो आपके उस सब्जेक्ट पे आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए, जो बिल्कुल भी सही है। सेकंड ऑप्शन है ज्ञान संप्रेषित करने की क्षमता, मतलब जो आपके पास ज्ञान है उसे डिलीवर कर पाना, उसे बता पाना, आपके अंदर वो कौशल होनी चाहिए। ऑप्शन सी है एक अनुशासन से दूसरे में विचारों को लागू करने की क्षमता। बिल्कुल, ऑप्शन सी भी आपका राइट ऑप्शन है। इस तरह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने को क्या करना चाहिए? मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आप ऐसे स्कूल में हो जो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक से दूसरे बच्चे में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो आप उस डिफरेंस को कम कैसे कर सकते हो? कोई हो सकता है कि बच्चा काफ़ी पढ़ने में तेज़ हो, कोई बच्चा काफ़ी गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई बच्चा काफ़ी कम जल्दी से समझता है, तो उन डिफरेंसों को आप कैसे कम कर सकते हो, आपको ये बताना है। इसके लिए जो सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन सी, छात्रों के बातचीत में उन्हें संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, जो कि सबसे बेटर ऑप्शन है आपको इंडिविजुअल डिफरेंस को कम करने का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बता दें कि जो भी इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे सवाल कई बार आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 2023 में, तो हर एक क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन के तौर पे आप लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में टीचरों को केंद्रित होने की क्या आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है ये सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थियों को सब कुछ याद रहे। कोई भी बच्चा हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, किसी को भी सब कुछ याद नहीं हो सकता है। शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, तो कभी भी बच्चे को अंक को लेकर प्रेरित नहीं करना चाहिए कि आपको अच्छा अंक लाना चाहिए। ऑप्शन सी है सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थियों को शामिल करना। सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन सी, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चा एक्टिव रहेगा, पार्टिसिपेट करेगा किसी भी चीज़ में, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करेगा। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों द्वारा अवधारणा को सीखने का महारत हासिल करना। तो कभी भी हम चाणक्य नहीं बना सकते बच्चे को, उसके लिए हम बच्चे को कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उससे आकलित करता है, फिर छात्र को
ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ का योजना बनाता है एवं समायोजित करता है वो क्या कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा सीटेट में, इसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, अधिगम के लिए आकलन। मतलब बच्चा, जो टीचर है वो बच्चे का आकलन करना चाहता है, उसके लिए पहले से ही सब कुछ तैयारी करता है, उसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप इसका नोट्स लेकर हर एक पॉइंट को जब आप रीड करोगे, आप अच्छे से अपना कंसेप्ट को क्लियर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर को क्वालिफ़ाई आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ऑन सब्जेक्ट डिफ़िकल्टी, विषय की कठिनाई पर सब कुछ कम्युनिकेशन आइडिया आपका डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन-सा समस्या समाधान की वैधानिक वैज्ञानिक विधि का पहला चरण माना जाता है? पहला ऑप्शन है समस्या जागरूकता, तो इसके लिए आपको समस्या समाधान के लिए आपके अंदर प्रॉब्लम अवेयरनेस होनी चाहिए। पहला ऑप्शन अभी तक बिल्कुल सही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन है प्रासंगिक जानकारी का संग्रह, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी है परिकल्पना का निर्माण, तो ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मेशन किया जाए, हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ आपके 11 टू 17 होता है। हायर क्लास में हाइपोथेसिस को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है प्रॉब्लम अवेयरनेस। आपके किसी भी सॉल्यूशन को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत आंसर टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या टिक आउट करें। तो आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप 100% आसानी से आप क्वेश्चन को आंसर फाइंड नहीं कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑप्शन को सही चुन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि? मतलब बच्चे को क्यों क्लासरूम में उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए, आपको ये बताना है। वो इसलिए करना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं उनके पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल वो सीख सकें। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा शिक्षण में उत्तम प्रणाली वो है जिसमें, तो सबसे बेस्ट सिस्टम क्लासरूम उसे माना जाता है जहाँ पर छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे। अगर किसी भी बच्चे के अंदर कोई क्वेश्चन को लेकर डाउट है, तो उसको इतनी फ्रीडम दी जाए कि बच्चा अपने क्वेश्चन को टीचर से पूछ पाए और उसका शिक्षक जो है उससे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाए, उसे सैटिस्फाई कर पाए उस अपने आंसर के बताने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रश्न को क्यों पूछना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है? तो अभी तक ये सवाल आपके माइक्रो टीचिंग से ऐसा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है जो माइक्रो टीचिंग से 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में ना पूछा जाता हो। इसीलिए मैं बार-बार आपको गला फाड़ के कह रहा हूँ कि बिहार स्टेट आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हर बार हर पेपर में 5 से 10 सवाल आपको सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हुए देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी होगा, लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ लर्निंग सिचुएशन, जो कि आप एक माइक्रो टीचिंग का गुण नहीं माना जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है? द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। कुछ भी आपके बिहेवियर हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, कुछ भी अस्थायी नहीं होता। टाइम के साथ इसमें अपरिवर्तन, इसमें मॉडिफिकेशन होते रहता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है? आपको बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का सेकंड स्टेप किसे हम कंसीडर करते हैं? तो याद रखना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।
आप यहाँ देख सकते हो समस्या समाधान का विधिगत चरण कौन-कौन से तो टोटल आपके 7 चरण होते हैं। पहला आपका समस्या का चरण होता है, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण, समस्या से संबंधित आंकड़ों का संकलन, परिकल्पनाओं का निर्माण, परिकल्पनाओं का परीक्षण और लास्ट में निष्कर्ष निकालना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना, हो सकता है सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सके। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में विषयों के सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा फील्ड ट्रिप। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो क्योंकि एक लाइक आपका काफ़ी हमें मोटिवेट करता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और लाइक करने में कोई भी पैसा आपका लगता नहीं है। मेरे भाई प्लीज़ लाइक कर दो एक, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है एक लाइक और आपके शेयर से। तो लाइक शेयर करना बार-बार आपको बोलना ना पड़े, तो खुद से एक बार लाइक कर दिया करो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षण की सुकराते विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपने बचपन में पढ़ा होगा सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग जो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग क्वेश्चन एंड आंसर मेथड से कहते हैं जो आप बचपन में आपसे सवाल पूछे जाते थे। आपको याद होगा जब आप छोटे होंगे तो आपके क्लास में जो आपका मॉनिटर था, एक आपसे आकर नोटबुक लेकर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछता था और आपको उसका आंसर बताना पड़ता था। जिसे आप एस्क्रोटिक मेथड ऑफ टीचिंग मतलब काफ़ी गंदा मेथड कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन-सा नहीं है? आपसे नहीं पूछा गया है, इसे ध्यान से नोट डाउन कर लेना नहीं। तो याद रखिएगा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो आपका होता है वो शिक्षण का ट्रायंगुलर प्रोसेस का हिस्सा नहीं माना जाता। तो ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग किसे कंसीडर किया जाता है? तो आपके टीचर को, आपके छात्र को और कंटेंट को। इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्रोसेस, ठीक है? जहाँ पर मेन होता है टीचर और यहाँ पर होता है आपका स्टूडेंट और यहाँ पर होता है आपका कंटेंट। इसे हम ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें टीचिंग ऑफ मेथड इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सहकारी अधिगम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन-सा है? द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोऑपरेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक अच्छा शिक्षक कौन है? अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हो तो आपके अंदर इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न मतलब सीखने के लिए आप बच्चे को प्रेरित करने की आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। देखो जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है? अगर आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या फिर क्वेश्चन को देखकर स्किप कर देते हो, तो एक बात याद रखना, अभी भी आप कुछ भी कर लो, जब आप पेपर देने जाओगे, जब पेपर में बैठने जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक मेरी वीडियो याद आएगी क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं फालतू का टाइम अपना वेस्ट नहीं करता कि मैं स्कूल से आऊँ और आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर कराऊँ। क्योंकि मुझे लगता है मैं आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए मैं वीडियो बनाता भी हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे से अगर किसी का हेल्प होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है। और मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ, अच्छा बता सकता हूँ क्योंकि अब मेहनत करने से कोई पीछे नहीं हटता। मेहनत सब करते हैं लेकिन उनके सही गाइडेंस की वजह से वो पेपर को क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। और इसलिए मैं आपको बार-बार कहते रहता हूँ कि आप इसे कंप्लीट कर लो, इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लो क्योंकि मुझे पता है मैंने 2 बार स्टेट दिया हुआ है, दोनों बार क्वालीफाई करा हुआ है, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में। जब आपको समझ तब आएगा, जब आप पेपर दे के आओगे, जब आपका रिज़ल्ट आएगा, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों इतना बार-बार आपको कह रहा था। तो अभी भी टाइम है, अच्छे से कंप्लीट करो, पेपर को अच्छे से दो, आप क्वालीफाई करके बीपीएससी का जो वैकेंसी आने वाली है अगस्त-सितंबर में, उसे आप पेपर को फ़िल कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है? सेमिनार, कार्यशाला, व्याख्यान या ऑप्शन डी है ग्रुप डिस्कशन। सबसे बेटर माना जाता है मोर इंटरेक्टिव स्टूडेंट सेंट्रिक जो जिसे माना जाता है उसे ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जब आप करते हो तो हर एक बच्चे के पास बोलने का हक मिलता है, अपनी बातों को रखने का पॉइंट मिलता है, तो सबसे बेटर है ग्रुप डिस्कशन। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? तो कक्षा व्यवस्था का सब डिपेंड जो है
शिक्षा की व्यवसायिक गुणवत्ता पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कक्षा में शिक्षार्थियों को आप किस प्रकार के प्रश्न करना पसंद करोगे? कभी भी बच्चे से आप सवाल पूछते हो तो बच्चे से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए, डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए जिसमें बच्चे को सोचने पे मजबूर हो, कुछ अपना दिमाग लगाए, वैसे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। सिर्फ हाँ या ना में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट हैव टू थिंक, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन में पाठ्यचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? अगर आप मतलब जो आपका पाठ्यचर्या अगर आप उसे बना रहे हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट, मतलब जो आपके बच्चे हैं उनका परिवेश को, उनकी रुचि को, उनका इंटरेस्ट को, वो सब ध्यान में रखकर आपका पाठ्यक्रम आपको निर्माण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की ज़रूरी खूबियाँ कौन-कौन सी है? एक गुड टीचिंग एड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी। आपका जो इंद्रियाँ जैसे आपकी आँख है, आपकी त्वचा, आपकी हाथ है, ये सब एक्टिव हो, पार्टिसिपेट करे, सबसे बेटर टीचिंग एड मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी आप कंसीडर करोगे। क्वेश्चन 35 है, एक अच्छे परीक्षण में क्या नहीं होना चाहिए? एक कोई गुड टेस्ट में क्या नहीं होना चाहिए? तो उसमें आपका सब्जेक्टिविटी मतलब विश्वनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा पहले स्कूल में जब आप 1 टू 9 में आप जब पढ़ते थे बचपन में, तो आपको एक क्वेश्चन लिखा जाता फिर आपको आंसर मतलब 10 लाइन में 15 लाइन में हम आंसर लिखते थे, जो सबसे ज़्यादा एक अच्छे टेस्ट की निशानी नहीं है। तो ऑप्शन ए का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 और आज का आर्ट्स ऑफ टीचिंग का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्द समूह में विजातीय पद समूह को चुनिए। मतलब आपको एक और इस सवाल तो आर्ट्स ऑफ टीचिंग का नहीं है, रीजनिंग का सवाल है, लेकिन अगर हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो रांची, लखनऊ और इंदौर और पटना में क्या एक विजातीय पद है? तो इसमें डिफरेंट क्या दिख रहा है पता है आपको? पटना आपका राजधानी है, रांची भी आपका राजधानी है, लखनऊ भी आपकी राजधानी है, ठीक है? लेकिन इंदौर जो है आपका राजधानी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। सेम ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दी भी गई हैं, जिसे आप अच्छे से पढ़कर अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो और काफ़ी आसान भाषा में दिया गया है, जो किसी को भी एक नज़र में समझ आ सकता है और फर्स्ट टाइम में पेपर को क्लियर कर सकता है। अगर कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम को लेकर तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो जिसमें आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा 2023 से लेकर 2020 तक का, जो सिर्फ़ 151 में आपको मिल जाएगा, जो आपके पॉकेट मनी डेली के खर्चे से काफ़ी कम रेट में, एक बर्गर से तो काफ़ी काफ़ी कम रेट में ही आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।